नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो इंडिया चाहता है। बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के जिन 9 जिलों में अब 14 तारीख को वोटिंग होनी है, उनमें 5 जिलों में तो 40% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। जी हां, 40% ज्यादा, यानी सेकेंड फेज का नतीजा मुसलमानों के हाथ में है। वो तय करेंगे लखनऊ में किसकी सत्ता होने वाली है। इन्हीं 9 में से एक जिला तो ऐसा है जहां आधी से ज्यादा आबादी यानी 50% से ज्यादा वोटर जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं सेकेंड फेज यूपी के इलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फेज है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिमी यूपी की इन 55 सीटों पर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है? क्या इसीलिए कर्नाटक के हिजाब कांड को यूपी में चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, बार बार उठाया जा रहा है, हर पक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या वोटिंग रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों की जगह हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे पर होगी, सांप्रदायिकता के नाम पर होगी? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय कराता हूं बारी बारी से सबका और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं, स्वागत है आपका। बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता एमएच खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका भी। आरएलडी के महासचिव और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर मिराजुद्दीन अहमद हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के युवा नेता इमरान प्रतापगढ़ी भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, स्वागत है आप सबका। चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले जो आज माहौल रहा यूपी के चुनावी कैंपेन में, उसकी बात करना चाहता हूं। अमित शाह जी एक रैली में थे और उन्होंने जो कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने कानून व्यवस्था के लेकर अपनी सरकार की जो खूबी गिनाई, पहले वो सुनते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 3 बड़े नाम थे। एक बड़ा नाम था आजम खान का। अब बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? दूसरा नाम था अतीक अहमद का। अतीक अहमद कहां है? जोर से बोलो, कहां है? और तीसरा नाम था मुख्तार अंसारी का। कहां है? गलती से भी समाजवादी सरकार की बनी तो तीनों जेल में रहेंगे क्या? सुना आपने गृह मंत्री। और बीजेपी लगातार कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उसकी सरकार ने बहुत ही शानदार काम किया और बार बार पिच करती है उस नाम पर वोट पाने के लिए। मेरे साथ मिराजुद्दीन अहमद साहब हैं जो कि आरएलडी के नेता भी हैं, महासचिव भी हैं और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं पूछना चाहूंगा मिराजुद्दीन साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं क्योंकि सेकेंड फेज का चुनाव बहुत ज्यादा क्रिटिकल है हिंदू मुसलमानों की आबादी को देखते हुए। क्या आपको लगता है कि एक गलत गठबंधन में आप चले गए हैं, एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं जो आतंकियों, सो कॉल्ड कथित तौर पर अपराधियों के साथ है? नहीं अवस्थी साहब, पहला फेज आपने देखा, इससे तो बहुत आसान था वो, मगर उसमें जो चीफ मिनिस्टर साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने 20 और 80 का नारा दिया था, वो उल्टा पड़ गया। 80 इधर हो गया और 20 उनके पाले में चला गया। जो किसानों का ये पहले फेज में ही लगा है, उसमें हिंदू मुसलमान कहीं कुछ नहीं आया। पहले फेज में ये देखने को मिला जो किसानों की आबरू लूटी गई, उनकी बेइज्जती की गई, उन्हें बेइज्जत करके किया गया। 12-13 महीने तक 600-700 आदमी मारे गए, किसान मारे गए, उन्हें ना मुआवजा दिया, ना उनकी एफआईआर हुई, ना कुछ हुआ। तो बहरहाल वो गुबार वोट की शक्ल में निकला और ना हिंदू मुसलमान रहा, न कोई 20-80 रहा। पर आजम खान साहब को बीजेपी कह रही है कि अपराधी है, वो जेल में है। आजम खान साहब का चुनाव है इस सेकंड चरण में, आपको लगता नहीं है कि नुकसान पहुंच जाएगा आपको? बीजेपी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है उनके अगेंस्ट। वो बीजेपी जो भी कैंपेन करे, मुझे पिछले चुनाव का तो याद है
कि आजम खां हो या कोई भी जो भी लड़े, उन्हें हिंदू वोट ज़्यादा मिला, और अब के भी यही पोजीशन है मुस्लिम वोट से ज़्यादा आजम खां को, क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया था, उधर काम किया था, रामपुर को रामपुर बना दिया, इसलिए हिंदू वोट उन्हें ज़्यादा मिलता है। और आज भी यही बात है, ये लोग कुछ भी चिल्लाएं, हिंदू और मुस्लिम की कोई बात है ही नहीं, सभी लोग एक तरह होके वोट कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं। और सुधांशु जी, दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहली बात तो जो कह रहे हैं मिराजुद्दीन साहब कि पहले फेज में आप लोगों की लुटिया डूब गई है और ये लोग जीत रहे हैं चुनाव, जो उन्होंने ऐलान किया, एक लाइन में बोलूं तो। और दूसरा ये सुधांशु जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि मेरा सवाल है ये, वो तो उनका रिएक्शन था, वो ये कि क्यों बार बार हिजाब उठ रहा है, क्यों नहीं हम रोटी कपड़ा मकान और परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं? अब तो ये चुनाव आपके प्रदर्शन पे होना चाहिए ना 5 साल के। देखिए, जो कह रहे हैं कि पहले दौर के बाद हमारे साथ ये हुआ है, मैं सुमित जी कहता हूं जाइए 2017 में पहले 2 चरणों के बाद के रिपोर्टिंग और इनके वक्तव्य देख लीजिएगा। कह दिया गया था कि भाजपा का मामला तो खत्म हो गया, कुछ नहीं, फिनिश वेस्टर्न यूपी में। अब क्या हुआ? परिस्थिति डिफरेंट नजर आई। कोई बात नहीं, उनको अपना नजरिया रखने का अधिकार है, हक है, स्वागत है। अब आता हूं हिजाब के मुद्दे पे, और इन्होंने जो हिंदू मुसलमान कहा, दोनों के मुद्दे पे। ये बताइए, हिजाब आया कहां से? ये दिसंबर की 21 तारीख तक कोई समस्या नहीं, जाके चेक कर लीजिए। जिन बच्चियों का, जिन लड़कियों का वो आ रहा, उन सबकी तो बाकायदा सोशल मीडिया में स्टेटस अवेलेबल है, जीन्स और टॉप पहने हुए। अचानक वहां पर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का संगठन आता है, जिसके बारे में यह धारणा है कि वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक अंग है। वो आके बच्चियों पर रिडिकुलाइज करता है और कहता तुम्हें हिजाब पहन के जाना है। सारी समस्या वहां से शुरू हुई। अगला प्रश्न आता, कर्नाटक के बाहर कैसे आया? ये सुप्रीम कोर्ट तक कौन लेके आया उसको? हम लेके आए। अब यूनिफॉर्म शब्द है, इसका अर्थ होता है कि एक समान, जो एक समानता नहीं रखना चाहते, वही इसके ऊपर लाके अननेसेसरी का एक विवाद खड़ा करना चाहते हैं वो। अब तीसरी बात, इन्होंने कहा था हिंदू मुसलमान, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ये जिन्ना का विषय कौन लाया? अखिलेश यादव। बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है, शफीकुर रहमान बर्ग। अरे ये लोग कॉमन सिविल कोड ले आएंगे, 4 शादियां नहीं कर पाओगे, केटी हसन। अयोध्या राइजिंग किताब, सलमान खुर्शीद। हिंदू बोको हराम, सलमान खुर्शीद। हिंदू बनाम हिंदुत्व के ऊपर भाषण, रैली करे जयपुर में। विषय था महंगाई, राहुल गांधी बोलने लगे उत्तर प्रदेश पे, और 8-10 मिनट तक भाषण देते रहे हिंदू बनाम हिंदुत्व पे। अब बताइए, इसको कौन मुद्दा बना रहा है? हम मुद्दा बना रहे हैं या ये लोग मुद्दा बना रहे हैं? क्योंकि कि विकास के मुद्दे के ऊपर ये भाजपा से साथ किसी भी प्रकार की कोई बातचीत करने की स्थिति में नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी, जवाब दीजिए। राहुल गांधी पर सीधा अटैक है। जी नहीं, सुधांशु जी को मैं अमूमन भाजपा के बाकी प्रवक्ताओं से थोड़ा सा बेहतर पाता हूं, क्योंकि ये साहित्यिक व्यक्ति भी हैं। हिजाब का मुद्दा आया, तमाम मुद्दे इन्होंने गिना दिए। हिजाब के मुद्दे के साथ साथ सुधांशु जी से मैं जानना चाहता हूं कि आपके कर्नाटक के एक मंत्री ने बयान दिया कि तिरंगे की जगह भगवा को राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाएगा। शिमोगा में एक स्कूल से तिरंगे को उतार करके छात्रों ने, तथाकथित छात्रों ने, गुंडों ने तिरंगा उतार के नीचे फेंक दिया और उसके ऊपर भगवा फहरा दिया। बाद में एनएसयूआई के लोगों ने जाकर के उस झंडे को, तिरंगे को फिर से वहां पे स्थापित किया। आप मुझे बताएं, हिजाब से ज्यादा जरूरी बात यह है कि राष्ट्र ध्वज का लगातार अपमान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठनों से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। अगर ये हिजाब पर बहस करना चाहते हैं, वो एक अलग बहस है। आज जो बहस है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव पर है, तो बहस को उस पर रखा जाए, या फिर हिजाब पे करना हो तो हिजाब पे बहस करें। बाकी राहुल गांधी जी जिस तथ्य को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो गांधी और गोडसे के बीच का जो फर्क था, उस फर्क को सुधांशु जी भी समझते हैं, भले ही चैनलों पर बैठ करके भाजपा का पक्ष रखने के लिए कोई भी दिशा दें उसे। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अहमद खान साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि पूरे इलेक्शन में और खासकर इस पहले 2 चरणों में, जो कि पश्चिमी यूपी में है, ये कुछ ज्यादा ही हिंदू मुसलमान नहीं हो गया है? हम रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, विकास, ऐसे मुद्दे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्यों चैनलों पर अचानक से इस तरह की चीजें छाई हुई हैं जो आम आदमी के लिए सीधे तौर पर जुड़ी हुई नहीं है, जो उसका पेट नहीं भरेंगी, जो उसका घर नहीं भरेंगी? जी। और उसमें आपकी पार्टी के लोग भी अछूते नहीं है खान साहब, बुरा नहीं मानिएगा। बात कर रहे हैं, नहीं, हम बुरा नहीं मान रहे हैं, और हमने कभी भी नहीं कहा है
धार्मिक उन्माद कभी नहीं फैलाया है। हमने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको साथ लेकर चलने की वाली पार्टी हमारी है। हम किसी जात धर्म विशेष की बात हम नहीं करते। अब सुधांशु जी कह रहे थे वहां कौन आके वहां कह दिया कि आप हिजाब पहनो, मैं वो उस बात को मान लेता हूं कि सुधांशु जी जो कह रहे हैं सही है, लेकिन वो अकेली लड़की को 50 लोग जो भगवा रंग लेके दौड़ा रहे थे वो कौन लोग थे, वो बताइएगा कौन लोग थे। ये किसी भी जात बिरादरी की लड़की हो, अगर 50 गुंडे अगर उसको घेर के दौड़ा के कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये हर लड़की और हर औरत के अस्मिता का सवाल है। कौन कर रहा है? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे। ये कौन कर रहा है? बजरंग बली हमारे, बजरंग बली दलित समाज के थे, बजरंग बली आदिवासी समाज के थे। 80 और 20 कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी हार को देखते हुए ये बातें कर रहे हैं। और अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। मुसलमानों में किसी का नाम, 3-4 आदमी का नाम लेने के बाद किसी का नाम ही नहीं जानते ये कि हाँ कौन जेल में है कौन बाहर है। अरे भाई जरा डीजल की बात भी कर लो, जरा पेट्रोल की बात भी कर लो, जरा महंगाई की बात भी कर लो। कितने चरम सीमा पर पहुंच गई महंगाई। किसान 500 किसान 700 किसान शहादत हो गई। सुधांशु जी, क्या इसीलिए ये एलिगेशन आपकी पार्टी पे लग रहा है क्योंकि महंगाई, रोजगार ये तो प्रोवाइड करना डबल इंजन की सरकार का काम था? क्या आपको लगता है ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसे इमोटिव इश्यूज, भावनात्मक मुद्दे उछाले जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं? मैंने 3-4 तो उदाहरण दे दिए थे और दिए देता हूं। ये खान साहब बोल रहे हैं 2017 का और 19 का चुनाव याद करिए, मायावती जी का बयान, मुस्लिम समाज अपना वोट बर्बाद ना करे, सिर्फ हमको दे। सीधे नाम ले, हिंदू का नाम लिया था क्या? हिंदू का नाम लिया था क्या? हिंदू का नाम लिया था क्या? मुस्लिम का नाम लिया था ना, तो मुस्लिम का नाम लिया था, हिंदू का नाम तो नहीं लिया। अरे भाई सुधांशु जी पढ़े लिखे आदमी आप हैं, हिंदू का नाम तो नहीं लिया ना, कहा हिंदू मुसलमान तो नहीं किया ना, मुसलमानों को कहा तो कहा खान साहब उनको बोलने दीजिए ना, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। ये गलत बात। खान साहब आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, आप हाथ उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास। सुन लीजिए। खान साहब इतना क्यों आप आवेश में आ रहे हैं? मायावती जी ने यह कहा कि अखिलेश ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, उसके जवाब में मुलायम सिंह ने फिर कहा तो अखिलेश ने जवाब दिया मैंने ये किया है मुसलमानों के लिए। क्या बात कर रहे हैं साहब? 2017 के चुनाव की बात है। दूसरी बात तो बता देता हूं, ये बताइए अभी सलमान कुरैशी जो कि इनके बिजनौर के जिला अध्यक्ष हैं सपा के, वो क्या बोले कि हमारी सरकार आ गई तो मुसलमानों के पेशाब से चिराग गिरवाऊंगा। ये विकास का मुद्दा है। पिछले ही चुनाव में 2017 में कासिम शेरवानी, इनके कासगंज के सपा के एमएलए कैंडिडेट, क्या बोले, हमारी सरकार आ गई तो किसी की हैसियत नहीं होगी पुलिस वाले की कि किसी मुस्लिम की तरफ उंगली उठा सके। ये विकास का मुद्दा है। अच्छा और बात बताइए, जब शफीकुर रहमान बर्क ने बोल दिया 18 से 21 साल उम्र होने वाले पे, तो अखिलेश का बचाव में बोलते हैं। ये नहीं कह रहे कि शफीकुर रहमान बर्क ने गलत बोला, वो कह रहे हैं अरे वो मीडिया वाले जबरदस्ती उनके मुंह में डाल के शब्द बोलने लगते, बुजुर्ग आदमी इसलिए वैसा बोल गए। अरे साहब ये मुद्दे कौन ला रहा है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। गजब है साहब, ये इंटरव्यू दे रहे हैं अंग्रेजी तकनीक को अखिलेश और सवाल हमसे पूछा जा रहा है। हाँ एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो हमारे कांग्रेस के युवा प्रवक्ता ने बोला उनकी बात को मैं संशोधन कर दूं कि वहां के उडुपी के एसएसपी ने बाकायदा बयान दिया है कि उस झंडे के ऊपर कोई, उस दंड के ऊपर कोई झंडा नहीं फहरा था। वहां पे लोग आए, झंडा फहराया और उसके बाद अपना लेके चले भी गए। और दूसरी बात नहीं, पर उनका ये बयान था उडुपी में आपके नेता का कि भगवा रंग हो जाएगा राष्ट्र ध्वज का, ये बयान था उनका, ईश्वरप्पा साहब का जी। आपके नेता का ये बयान तो था ना कि अब जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भगवा रंग का हो जाएगा। अरे भाई उस बिंदु पे देखिए, उस पे आप मत जाइए डिटेल में, वो तो संविधान सभा की बैठकों में देख लीजिए किसने क्या क्या बोला था। ज्यादातर नहीं उस पे क्यों नहीं जाएंगे सुधांशु जी, उस पे क्यों नहीं जाएंगे? आपका एक नेता तिरंगे का अपमान कर रहा है और आप कह रहे हैं कि उस पे मत जाइए, क्यों नहीं जाएंगे? तिरंगे के अपमान से बड़ी कोई चीज हो सकती है क्या? आप अपने, अरे भाई अपने टर्न पे बोलिए इमरान। नहीं आप इस पे अपनी बात रखिए ना। हाँ मैं बता रहा हूँ। नहीं आप अगर गलत बात को गलत दिशा में ले जाएंगे तो आदमी एक्सेप्ट करेगा। इमरान भाई लेट हिम स्पीक ना, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं जी। ठीक है, आपने बोलिए, दर्शकों को बेहतर समझ में आता है। अन्यथा लोग चैनल बदल देते हैं, ये भी समझ लीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि जो लोग आज हिजाब का विरोध कर रहे हैं, सुमित जी, कोई नई बात है क्या? यही तो थे जो कहते वंदे मातरम नहीं बोलूंगा।
यही लोग थे जो कहते हैं राष्ट्रगान पे खड़ा होना चाहिए, ये संविधान के कौन से क्लास में लिखा है। यही लोग थे जो कहते हैं झंडे को सलामी नहीं देंगे, क्योंकि हमारी इबादत ये कहती है खुदा के अलावा हम किसी के आगे सजदा नहीं करेंगे। आज आकर भाषण दे रहे, ये तो परमानेंट है। और ये समस्या आज की नहीं सुमित जी, 1920 में जिन्ना ने कहा था, तब ना संघ पैदा हुआ था ना भाजपा, तब कहा था कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा और तो और महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये हिंदू उपाधि है। इसीलिए हर मूवी में आपने देखा होगा वो हमेशा मिस्टर गांधी बोलता था। इसलिए ये जहनियत है कट्टरपंथी। इमरान आप जवाब दीजिए। आप ये लोग मुसलमानों का पक्ष बना, इमरान आप अब जवाब दीजिए। इमरान देखिए, जिन्ना की कई बार सुधांशु जी ने जिक्र किया, मैं तो पहली बार नाम भी ले रहा हूं। सबसे ज्यादा प्रेम भाजपा को जिन्ना से है। जिन्ना को मैंने पहली बार तब जाना जब मैंने एक सुबह आडवाणी जी को जिन्ना की फूल पे मजार पे फूल चढ़ाते हुए देखा। जिन्ना को तब मैंने पढ़ने की कोशिश की जब मैंने जसवंत सिंह जी की किताब पढ़ी। ये सारे भाजपाई नेता थे। दूसरी बात ये कि आपने कार्यक्रम शुरू होते ही गृह मंत्री जी का एक बयान सुनवाया। आजम खान कहां हैं? जेल में। मुख्तार अंसारी कहां हैं? जेल में। गृह मंत्री जी ये क्यों नहीं पूछते कि टेनी का बेटा कहां है? जमानत मिल चुकी है उसे। किसानों को कुचलने वाला जेल के बाहर है। ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। इनका विधायक संगीत सोम पीठासीन अधिकारी को कल के चुनाव में थप्पड़ मारने की वजह से मुकदमा झेल रहा है, एफआईआर दर्ज हुई है। ये बात कर रहे हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की। हाथरस में कौन सा अपराध मुक्त था जो दलित बिटिया को रात के 2 बजे जलाना पड़ा था? उन्नाव में आपके विधायक पे जो बलात्कार का आरोप लगा था वो कौन सा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश था? वो कौन सा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश था कि गोरखपुर में एक होटल में व्यवसायी को पुलिस के लोगों ने पीट पीट के मार डाला? वो कौन सा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है? आप किस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? अपराधी उत्तर प्रदेश में क्रिकेट खेलते हुए उनके वीडियो वायरल हुए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है क्योंकि उसको लग रहा है कि तमाम हिंदू मुसलमान पे बात करने के बाद भी चुनाव का ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक स्वस्थ लोकतंत्र में आप पिछले इमरान भाई, आप पिछले 15 दिन के तमाम वीडियोज उठा के देख लीजिए। मैं आज ही का दिखा देता हूं। दूसरे चरण के मतदान के लिए कैंपेन चल रहा है और आज क्या कहा नेताओं ने, सुनिए। तुरंत लौट के आपको सुनवाता भी हूं, सुनिए। इन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया। अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये लोग जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो ये मत और मजहब की बात करते हैं। मैं समग्र विकास की बात करता हूं तो ये लोग कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं। मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए क्या किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, नौजवानों की नौकरी रोजगार मिले कि नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि इतनी बिजली के बिल क्यों महंगे हैं, इतना झूठे मुकदमे क्यों लग रहे हैं, फेक इनकाउंटर्स क्यों हो रहे हैं। मुझे लगता है जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है और इस बार मतदान उसी का पड़ने जा रहा है। ये आज के चुनाव के भाषण हैं और आज भी मैं मिराजुद्दीन साहब हाथ उठा रहे हैं बार बार। मैं आऊँगा सुधांशु जी आपके पास। मिराजुद्दीन साहब, ये मैं समझना चाहूँगा आपसे, कहाँ पे चूक हो रही है नेताओं से? क्यों जनता के मुद्दों की बात नहीं की जाती है? क्यों रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं की? मैनिफेस्टो में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं पर मंच पे आते से ही, भीड़ देखते से ही कुछ और बातें होने लगती हैं। बहुत बड़े नहीं, शुरू में अवस्थी साहब आपने ही कहा था कि मुद्दे तो और हैं, ये तो मुद्दे ही नहीं हैं। मुद्दे हैं रोटी कपड़ा मकान। आज पेट खाली है, 40% आबादी भूखे पेट सो रही है। उसका क्या, उसके बारे में कोई ख्याल नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि आप फिर वही हिंदू मुस्लिम कोई रोटी थोड़ी देगा, खाने को थोड़ी देगा। इसका जवाब हमारे जयंत चौधरी साहब ने भी दिया। ये जहां जहां इलेक्शन हो रहा है ये चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रही है, जिन्होंने हमेशा सब लोगों को साथ लेके चले हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, किसी भी। तो आज किसान त्रस्त है। आप देख लीजिए कहीं भी खाद नहीं मिल रही, और मिल रही है तो डबल दाम में मिल रही है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगे होने से जो खेती की लैंडिंग कॉस्ट है वो डबल हो गई है। किसान को वो लागत नहीं मिल रही जो उसे मिलनी चाहिए।
मजदूरी के हाल ये है कि बेचारे मजदूर जो 800 रुपए लेते थे अब 400 रुपए में भी काम करने को तैयार हैं, उनका क्यों नहीं ख्याल करते? लॉकडाउन में हजारों मजदूर पैदल चल दिए भूख की वजह से, उनका कोई ख्याल आज तक नहीं आया। ऑक्सीजन कहीं नहीं मिली, हमने खुद देखा है फील्ड में कि ऑक्सीजन की वजह से हजारों आदमी मरा पिछले लॉकडाउन में। मिराजुद्दीन साहब, क्यों आप कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड के समय में ये इल्जाम है बीजेपी का कि आपके नेता तो घर में बैठे हुए थे, चाहे अखिलेश हो चाहे जयंत हो, काम कर रहे थे तो मुख्यमंत्री काम कर रहे थे, बीजेपी के लोग काम कर रहे थे। नहीं, ये सीधे तौर पर इल्जाम है आपके। नहीं, सब रोड पे थे, लगातार ऑक्सीजन बांट रही थी, अब काम कर रहे थे तो लगातार ऑक्सीजन बांट रही थी। हमारा यूथ विंग लगातार ऑक्सीजन बांट रहा था। ऑक्सीजन अवेलेबल क्यों नहीं कराई? ऑक्सीजन अवेलेबल कराना तो गवर्नमेंट का काम था, पहले से प्लानिंग करनी चाहिए थी, वो कुछ भी नहीं थी। सुधांशु जी, उन्हें हटाए जाइए। सुधांशु जी, आपका जवाब। बिल्कुल नहीं किया। आपका जवाब सुधांशु त्रिवेदी, बड़ा इल्जाम है ये। देखिए, दोनों ही लोगों का जवाब देता हूं। मेराजुद्दीन साहब ने कहा, तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को 2 वक्त का अनाज महीने में 2 बार 2 साल से मिल रहा है। केंद्र सरकार अलग दे रही है, प्रदेश सरकार अलग दे रही है, और पूरे भारत में 80 करोड़ को दे रहे हैं। पता नहीं आपको कहां से दिखाई पड़ रहा है कि लोगों को आवश्यकता पड़ने के ऊपर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और दूसरी बात, आपने बेरोजगारी की कही। हमारी सरकार जब आई तो 17.कुछ% बेरोजगारी की दर थी, जो आज 4.कुछ% के ऊपर आ गई है। यह बदलाव है। जब हमारी सरकार आई तो उस समय उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी, आज 21 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है। जब हमारी सरकार आई, उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 साल में सपा बसपा के संयुक्त शासनकाल में 90,000 करोड़ रुपया किसानों का भुगतान हुआ। गन्ना किसानों का हमारे टाइम में 1,52,000 करोड़ भुगतान हुआ। मगर अब जो मैं बात कहना चाहता हूं, उस बात के ऊपर मैं इमरान, जो युवा नेता है, उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। इमरान भाई, आप भूल जाते हैं अपनी पार्टी को। अरे, आपकी नेता जो 40% महिलाओं को स्थान दे रही हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो हिजाब को लेकर तो 48 घंटे पहले खूब हाहाकार मचा रही थी प्रेस में। ये उन्नाव में एक दलित की बेटी जो 2 महीने से मारकर गाड़ दी गई, और उसके बाद उसकी मां रो रो कर समाजवादी पार्टी के सामने, क्यों नहीं वहां धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे? क्यों? वोट के तराजू पे तौला जा रहा है कि कौन से वोट बैंक के लिए बोलना है और किसके लिए मुंह में दही जमा लेना है। जब दलित की बात आ जाए तो मुस्लिम ज्यादा पक्का वोट बैंक नजर आता है, उस दलित को दरकिनार कर देना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों का आरक्षण सीट के मुस्लिमों को दे दिया, जामिया मिलिया को छोड़ के दे दिया, क्योंकि जो वोट बैंक पक्का नजर आएगा उसके लिए बोलना है। अन्यथा न संवेदना दलित के लिए, न संवेदना मुस्लिम के लिए, न संवेदना महिला के लिए, न संवेदना युवा के लिए, केवल संवेदना अपने वोट के लिए। इसीलिए हम ये बात कहना चाहते हैं। और आपने एक और बात बोली, जिन्ना का नाम आपने सुना, आप युवा है, मैं बताना चाहता हूं, मत पढ़िए कुछ, अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ लीजिए। सुधांशु जी, माफी के साथ, इन्होंने जब देश का विभाजन हुआ तो बाकायदा जिन्ना का सिग्नेचर है। मैं गन्ना, जिन्ना और हिजाब से बाहर निकलना चाहता हूं। देखिए, कर्नाटक के कॉलेज से जो मामला उठा हिजाब का, उत्तर प्रदेश के चुनाव को उससे मुझे ऐसा लगता है कि ढकने की कोशिश हो रही है। चुनाव से मामला जानबूझ के मूल मुद्दों से दूर ले जाया जा रहा है। हो सकता है कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा हो हिजाब का, लेकिन आज भी यूपी के लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए है, रोजगार चाहिए है, उनको अपने अस्पताल चाहिए है। यूपी में आज भी 3 आदमी गरीबी रेखा के नीचे एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, 10 में से 3। यूपी में शिशु मृत्यु दर आज भी 50% से ज़्यादा है। 5 साल से कम उम्र में हर 10 में से 3 बच्चे कुपोषित हैं। ये यूपी के फिगर है। इसीलिए चुनाव का मुद्दा मैं हाथ जोड़ के आप सबसे कहना चाहूँगा, यही होना चाहिए कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, रोजगार मिले लोगों को और जीवन में खुशहाली आए। ना कि हम इस तरह की बातें करें कि हम गन्ना, जिन्ना, हिंदू, मुसलमान, मतलब आई एम सॉरी टू से दिस, इतने दिनों के बाद हम आज भी यही बात कर रहे हैं, आज़ादी के 75 साल के बाद। इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान, ये हिजाब के प्रदर्शन यूपी के किस शहर में हुआ, किसने किया? बोलिए ना, अलीगढ़ में हुआ, किसने किया? हमने किया कि इन्होंने किया? जवाब दीजिए भाई। किसने यूपी में लाके? बिल्कुल सही बात है, जिसने भी किया। मैं तो आप सबसे बोल रहा हूं, मैं तो यही आपसे पूछ रहा हूं सुधांशु जी, कि अगर आपने 3 तलाक पर बिल लाकर मुस्लिम महिलाओं को उद्धार कर दिया, तो ये कौन महिलाएं जो बुर्का पहनकर प्रोटेस्ट कर रही हैं? ये कहां से आ गया? कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर महिलाओं में गुस्सा है ना। इस पे सुधांशु जी, हाँ, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूँ। जवाब दें सुधांशु जी इस बात का। नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। मैंने इसीलिए कहा कि वही बच्चियां जिन्होंने आकर 22 दिसंबर के बाद एक उम्र में कितनी पहले हिजाब पहन के आती, बोलिए कितनी हिजाब पहन के आती थी?
जिस दिन यूनिफॉर्म कोड लागू हो गया फिर उस दिन वही हिजाब हिजाब। पहनना, और दूसरी फिर बात, हिजाब शुरू यदि कर दिया हिजाब गया। आप इस्लाम Very एक bad। मिनट, एक मिनट, मुझे पूरी बात करने दीजिए। सुमित जी भारतीय जनता चुनाव पार्टी इलेक्शन- उत्तर प्रदेश के एक चुनाव मिनट में की हिजाब बात की आड़ में कर- छुप अब करके मैं अपने पूरी पाप बात- छुपाना चाहती है। सुधांशु जी पूरी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस बात- पार्टी ने दलितों की हिमायत में कहां बात की। बिल्कुल। सुमित जी सुधांशु जी को बात- बताइए कि दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में हुआ। हाथरस की बिटिया का बलात्कार और उसको रात के 2 बजे किसने जलाया? आपकी सरकार में ही हुआ ना। आगरा में वाल्मीकि अरे परिवार उन्नाव के का एक बेटे जवाब को दो, उठा जो करके आज है। पुलिस थाने में क्यों पीट नहीं के जा क्यों रहे मारा? हैं? आपने ही मारा, आपने ही मारा ना। बिल्कुल, उन्नाव में बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्नाव में बलात्कार करने वाला विधायक कौन था? आप बताइए ना, कौन था विधायक? आप दलितों के अरे हिमायती आज कब से उन्नाव हो का गए? जवाब दो हम तो भाई। दलितों के लिए लगातार खड़े हैं। जिसके हाथरस खेत कौन में पहुंचा? दलित लड़की आगरा की कौन केस पहुंचा? होता है, आगरा वो कौन किसका पहुंचा? आपने हाथरस की बिटिया के लिए एक शब्द आवाज उठाई हो तो बताइए। आपने हाथरस की बिटिया के लिए एक शब्द बोला हो तो बताइए। आपने किसानों के कुचले जाने पे एक शब्द बोला हो तो बताइए। आप दलितों के हिमायती कब से हो गए? आप दलितों के हिमायती कब से हो गए? आपने तो दलितों का उत्पीड़न किया, आपने पिछड़ों का उत्पीड़न किया, आपने मुसलमानों का उत्पीड़न किया। किसका उत्पीड़न नहीं किया? हिजाब की आड़ लेकर के उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। सुधांशु जी और सुमित जी, मैं आप दोनों से अनुरोध करते हुए कह रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बयान हिजाब उठा को के देख लेकर लीजिए बयान पिछले किसने 10 दिन लिया? में। और हमारी प्रियंका नेता गांधी प्रियंका ने क्यों गांधी और बयान लिया राहुल हिजाब और को हमारी लेकर? नेता जवाब प्रियंका जी दीजिए। और हमारे नेता मुद्दा राहुल बना गांधी है, का हिजाब बयान को उठा के देख प्रदेश- लीजिए। प्रियंका जी ने एक लोकतांत्रिक बात कही। प्रियंका जी ने एक लोकतांत्रिक बात कही कि यह देश स्वतंत्र है, देश में लोकतंत्र है, सब अपनी मर्जी का परिधान पहन सकते हैं। इसमें इतना तकलीफ आपको क्यों हो रही है? क्यों नहीं पहन सकते? ठीक है। प्रधानमंत्री सुधांशु जी जवाब देना चाहते हैं। महिलाओं के खान साथ साहब मैं फोटो आता हूं। खिंचवाते हैं सुधांशु जी के तो बाद ध्यान रखते हैं कि बुर्के वाली महिलाएं हों। ठीक है। लेकिन आज उनके हिजाब से तकलीफ हो रही है। कमाल है। सुधांशु जी देखिए, बड़ी सहूलियत से कांग्रेस चेंज करती। हिजाब पे बयान देंगी प्रियंका गांधी और हमसे कहा जाएगा मुद्दा हम बना रहे हैं। प्रदर्शन करेंगे अलीगढ़ में मुस्लिम संगठन, हमसे कहा जाएगा मुद्दा हम बना रहे हैं। याद करिए, जब हमने कहा कि 40% जो दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कि पंजाब में क्यों नहीं दे रहे, कहा जाता है वो प्रियंका गांधी जी तो यूपी की प्रभारी है ना, तो सिर्फ यूपी के बारे में बात करो। मगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होने पे चन्नी जो है मुख्यमंत्री पंजाब के प्रियंका गांधी को बता रहे हैं। सर, इतना डबल स्टैंडर्ड नहीं चल पाता है। और एक बात तो सीरियस नोट करना, जो लोग कह रहे हैं कि हिजाब इस्लामी शरीयत का हिस्सा है, अगर वो इसको लागू करना चाहते हैं तो उसी कानून में ये भी है कि हिजाब से बाहर, बुर्के से बाहर होने पे औरत को कोड़े पड़ने चाहिए। बोलिए, आप क्या उसका भी समर्थन करेंगे? अरे मैं आप लोगों को फिर वापस लेके आना चाहूंगा। कर्नाटक में जो विवाद है, एक स्कूल में यूनिफॉर्म का विवाद है, स्कूल के पोशाक का विवाद है, उसको यूनिफॉर्म, सिविल कोड, हिजाब पे मत ले जाइए, वापस लौटिए, यूपी में लौटिए, यूपी के लोगों की बात करिए। एमएच खान कुछ बोलना चाहते, इमरान भाई यूपी लौटिए, यूपी। एमएच खान बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। एमएच खान लगातार यूपी में डटे हुए हैं भाई। जी देखिए, ये बातें जो हो रही हैं, ये डाइवर्जन की बातें हो रही हैं, कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के अभी मेराजुद्दीन साहब है, वो कह रहे थे कि हमारा इनसे अलायंस है, बड़ा अच्छा अलायंस है। इन्हीं के जो नहीं, मैं कह, आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल साफ आ रही है। हाँ, समझिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूं जगदीश, हेलो 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 खान साहब बोलिए, आपकी आवाज हमको आ रही है। आवाज आ रही है मेरी सुमित जी? बिल्कुल आ रही है खान साहब, बोलिए ना। अच्छा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी एक गुंडों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है और कांग्रेस उसी सिक्के के पहलू है। कांग्रेस के इमरान साहब बड़ा उछल के बोल रहे हैं, 60 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया। 60 साल में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि 60 बिंदु ऐसे हैं जो मुसलमान दलितों से बदतर हैं। उस पर उन्होंने एक पॉइंट पर काम नहीं किया और देश की आजादी के बाद 39% मुसलमान नौकरियों में थे, आज 1 पॉइंट से कम हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान इस देश का किया अगर किसी ने तो कांग्रेस ने किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है। आपने अपने एक जवाब में तीनों पार्टियों को लपेट लिया है। मैं खान साहब मैं लौटूंगा, आपने तीनों पे हमला किया है।
और मैं तीनों के जवाब चाहूंगा। मैं लौटता हूं, खान साहब मैं लौटता हूं, मेरी मजबूरी है। इमरान भाई मैं लौट रहा हूं, इमरान भाई मैं लौट रहा हूं, मेरी मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक जहां ले रहे हैं, तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए, ब्रेक के बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि असल मुद्दे चुनावों में गुम क्यों हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के सेकंड फेज के चुनावों की। बात हिजाब पे चल रही है, बात हिंदू मुसलमान पे चल रही है, लेकिन इस सब के बीच में संसद में महत्वपूर्ण आंकड़ा रखा गया। मैं सुधांशु जी और इमरान को चर्चा में लेके आऊं, उसके पहले वो मामला था खुदकुशी का कि कितनी खुदकुशी हुई है बीते 2-3 सालों में। तो जो आंकड़ा पेश किया गया वो परेशान करने वाला है। बेरोजगारी की वजह से 2018 में 2741 लोगों ने आत्महत्या की, 2019 में संख्या बढ़ी 2851 हो गई और 2020 में संख्या बढ़कर 3548 हो गई। कुल 9140 लोगों ने आत्महत्या की है बेरोजगारी की वजह से। यह आंकड़ा रखा गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आधार पर संसद में राज्यसभा में। मेरा सवाल बहुत सीधा सा सुधांशु जी, आंकड़े स्क्रीन पर हैं, चलते रहेंगे, सरकारी आंकड़े हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, खुदकुशियां हो रही हैं, बेरोजगारी की वजह से हो रही हैं, सरकार को ये कितना परेशान करती है? देखिए, यहाँ संख्या की बात नहीं। यदि एक व्यक्ति भी बेरोजगारी के कारण या किसी भी कारण से आत्महत्या करता है तो ये अपने आप में बहुत दुख और कष्ट देने वाला है। परंतु उसी के साथ यह भी बताना चाहिए कि 2019 और 20 का वो दौर था। इस दौर में ये बताइए सुमित जी, दुनिया के इतिहास में आप कभी बता सकते हैं कि ऑल G7 कंट्रीज की ग्रोथ ऑफ रेट नेगेटिव रही? बताइए। अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला है। आप लोग भी प्रबुद्ध लोग हैं, कभी बताइए स्मृति में कि अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व अपना खोला। इसलिए इस समय जो वैश्विक महामारी थी, कोई उदाहरण बता सकते हैं कि दुनिया के इतिहास में 200 देश एक ही समस्या से जूझे हो? उस बुरे दौर में भारत के अंदर भी समस्या आई, हम उससे पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ता के साथ लड़े। जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि सब दुनिया का ये हाल था, इसलिए इतना बड़ा मामला नहीं है, इसलिए इतना तूल नहीं देना चाहिए। अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका की ग्रोथ रेट -5, यूके की 5, एक जूता व्यापारी फेसबुक पर लाइव आकर के जहर खा लेता है प्रधानमंत्री जी को कोसते हुए, और देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर भी इस बात पे शर्म ना आए, तो यह बहुत शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी देख रहे हैं। इससे पहले बसपा के हमारे सुधांशु जी, दूसरों को भी सुना करिए ना। आप बौद्धिकता का अगर लबादा उड़ते हैं तो दूसरों को भी तो बर्दाश्त किया करिए, दूसरों को भी तो सुना करिए ना। आपने अपनी बात पूरी कर ली थी, सुमित जी ने मुझसे सवाल किया तब मैंने बोलना शुरू किया। सुमित जी ने बोलना शुरू, सुमित जी ने, हाँ देखिए, बसपा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि कांग्रेस और सब एक जैसे हैं। बसपा के प्रवक्ता महोदय अभी 4 दिन पहले वो चले गए, डिबेट में नहीं है, मैं बता दूं आपके एक कोऑर्डिनेटर का उनके कोऑर्डिनेटर का स्टिंग ऑपरेशन किया है। 300 करोड़ रुपए में 50 सीटें भाजपा को बेचने की बात है, और ये स्टिंग ऑपरेशन विजुअल मौजूद है इसके सोशल मीडिया पे। तो बसपा ये ना कहे कि भाजपा और उनका कोई अलग मामला है, इमरान थाली के एक ही इमरान एंड सुधांशु जी, रही बात ये मुझे माफ करिएगा, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले 5 से 6 मिनट में प्रियंका गांधी का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख पाएंगे एबीपी न्यूज़ पर, लेकिन उसके पहले आपको बता दें बहुत ज़रूरी बात कि आपको मास्क पहनकर रखना है। कोरोना गया नहीं है, कोरोना को हराने के लिए मास्क आज भी बहुत ज़रूरी है। और मास्क पहनिए, सेल्फी लीजिए, हमको भेजिए #मास्कअपइंडिया मुहिम को हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम और आप मिलकर ही कोरोना जैसी महामारी को मात देते आए हैं और दे सकते हैं। एक एक व्यक्ति की भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संक्रमण तेजी से फैलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।